अस्सलाम दोस्तों, इन मौजूद वगैरह में कुछ आमदीद। इमरान खान 5 साल तक जेल में रहेंगे, कैसे और क्यों, ये एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या ईमानदारों की खुरक और काले बुंडों की ठरक मट्ठी पड़ सकती है, कम हो सकती है, कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में रहें। और आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि इन दो सवालात की वजह नुज़ूल क्या है, क्या वजूहात है जिनकी बिना पर आज मैंने गुफ्तगू का आगाज़ कोई ख़बर आपके साथ शेयर करने की बजाय इन्हीं दो सवालों की बुनियाद पर किया। तो अर्ज़ ये है जनाब कि इन दो सवालात की बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले दो अहम तरीन वाक़यात हैं, जिनमें से एक एहसन इकबाल साहब का बयान है, जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तक भी सेक्रेटरी जनरल हैं और गवर्नमेंट की मेन टीम का हिस्सा हैं। और एहसन इकबाल साहब इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को चलाना है या मुल्क को तरक्की देनी है, तो फिर उसका एक ही हल है कि इमरान खान जेल के अंदर रहे। इमरान खान का बाहर आना पाकिस्तान को डीरेल करने के मुतरादिफ है। और दूसरा अहम नुक्ता उठाया है जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने, जिन्होंने एक ही दिन में 21 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ना सिर्फ रिकॉर्ड कायम कर दिया, बल्कि एक ऐसा सवाल भी उठा दिया जिसका जवाब तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने अपने इन इंटरव्यूज़ के अंदर इस इस्तदलाल को बुनियादी तौर पर पेश किया कि शेख रशीद अहमद साहब का जो चिल्ला था, बकौल उनके जो 40 दिन का उन्होंने चिल्ला काटा था, उसका इख्तिताम इस यकीन दहानी पर हुआ था कि वो एक इंटरव्यू देंगे और उस इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद अहमद साहब बुशरा बीबी के हवाले से एक पर्चा उनको लिख के दिया होगा। वो पर्चा वो पढ़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर शेख रशीद अहमद साहब ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बकौल उनके गलाजत से भरे इल्ज़ामात पर मबनी तहरीर पढ़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी बात को एक मुख्तलिफ अंदाज के अंदर पेश किया, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त या तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पर आ चुकी है, उसकी ग्रिप कमज़ोर हो चुकी है, और या इस्टेब्लिशमेंट ने किसी नए खेल की बुनियाद रख दी है। क्योंकि अगर सिर्फ शेख रशीद अहमद साहब के इंटरव्यूज़ की बात होती तो शेख रशीद अहमद के इंटरव्यूज़ के अंदर इतने नकात हैं जो खुद शेख रशीद अहमद साहब के लिए उनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल देता हूँ आपको, ईसा नकवी के साथ इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे जनाब मुनीफ फारूक साहब को, और तो उस वक्त मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता यूनिफॉर्म्ड लोग भी उनके करीब मौजूद थे और वो उनको गुस्से वाली आंखों से घूर रहे थे। लेकिन और उनका मुतालबा था कि जनाब शेख रशीद अहमद साहब वो तहरीर जो उनके सामने मौजूद थी उस तहरीर को पढ़ें और उस तहरीर के मुताबिक वो बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन शेख रशीद ने उस तहरीर को पढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उन शेख रशीद ने ये तहरीर नहीं पढ़ी। ये इंटरव्यू ना सिर्फ नशर हुआ बल्कि शेख रशीद अहमद साहब रिहा भी हो गए। ये कौन सी साइंस है? क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, शेख रशीद अहमद को घूर रहे थे, शेख रशीद को उल्टा लटकाने के लिए उन्होंने क्रेन भी मंगवा ली थी, तो फिर शेख रशीद साहब ने अगर वो पर्चा नहीं पढ़ा था तो उन्होंने तो पाल लड़ने से चाहिए सी शेख रशीद ਨੂੰ लमया तो मार मार के जनाब कर देनी चाहिए सी लाल। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, शेख रशीद ने वो बयान भी नहीं पढ़ा और वो इंटरव्यू जिसकी उससे पहले कोई तशहीर नहीं हुई थी कि जनाब मुनीफ फारूक साहब ने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करना है और वो इंटरव्यू कल फलां तारीख को इतने बजे नशर किया जाएगा, और ना ही उसके कोई टीज़र आए थे। लिहाजा अगर शेख रशीद ने इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक वो बयान नहीं पढ़ा था तो शेख रशीद अहमद साहब को दोबारा उठाते, गाड़ी में डालते, चिल्ला गाल ले जाते और मुनीफ फारूक साहब को रोटी रोटी खिला के वापस भेज देते, तो किसी को भी कानो कान इस बात की खबर ना हो पाती कि जनाब शेख रशीद ने ये इंटरव्यू नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद ने जो इंटरव्यू दिया था वो एक तयशुदा मंसूबे का हिस्सा था, और इस वक्त भी शेख रशीद अहमद साहब जो कुछ कर रहे हैं वो किसी न किसी मंसूबे का हिस्सा है। वो मंसूबा क्या हो सकता है? उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें, शेख रशीद अहमद साहब के ये जो 21 टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, बुनियादी तौर पर उसके बेसिक नकात क्या हैं? मैं अगर आपको इसमें समराइज़ करूँ तो मेरे नज़दीक इसमें 3 बुनियादी नकात हैं। नंबर 1, बुशरा बीबी और बुशरा बीबी की मज़लूमियत को साबित करना और इस बात का इजहार करना कि इस्टेब्लिशमेंट के पास बुशरा बीबी साहब के हवाले से कुछ गलाजत अमेज़ मवाद मौजूद है
ہے اور شیخ رشید احمد صاحب نے کو اس مواد کی تشہیر کی ذمہ داری دی گئی تھی، شیخ رشید نے جس طرح خود کہا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جا کر پریس کانفرنس کی، سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا یا عمران خان کے سیاسی موقف سے انحراف کیا، ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈالے تھے ان کے پیچھے نوٹ تھے اور ان نوٹوں کے اوپر ترپال تھی، یہ شیخ رشید احمد نے کہا۔ اور انہوں نے ایک اور انٹرویو، میرا خیال ہے شاید عدیل صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ ہر ایک پی ٹی آئی کا لیڈر جس نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اس کو 10 یا 15 کروڑ روپیہ انہی ڈالوں سے ادا کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید کا پہلا نقطہ ہے بشرا بی بی، دوسرا نقطہ ہے نوٹ، اور تیسرا نقطہ جو شیخ رشید احمد صاحب جس کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہے 30 اگست کے بعد مچنے والی سیاسی ہلچل۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ 30 اگست کے بعد انہیں پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہلچل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہلچل اگر اپنے ایجنڈے کی تکمیل نہ کر پائی تو پھر اس کے نتائج بہت ہی زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ 30 اگست تک ایسا کیا ہے جو ہونے جا رہا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جون کے اندر بجٹ پیش کیا گیا، 1 مہینے کے اندر اندر نیشنل اسمبلی نے اس بجٹ کو منظور کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی آ جائے گا، جولائی کے اندر بجٹ منظور ہوگا، بجٹ نے امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس کے بعد چونکہ جولائی کے اندر حبس کا شدید موسم ہوگا تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے جہاں پر کسی 9 مئی کا ایکشن ری پلے کرایا جا سکے۔ لہٰذا 30 اگست، جولائی اور اگست حبس کا یہ سیزن گزرنے کے بعد ہی جب موسم کھلے گا تو شیخ رشید احمد صاحب کے بقول سیاسی آپشنز کھلیں گے، اور سیاسی آپشنز کے ساتھ ساتھ تحریک کے آپشنز کے بھی امکانات پائے جاتے ہیں، اور یہ وہی امکانات ہیں جن کا اظہار جناب علی امین گنڈا پور کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہمیں موقع نہ دیا گیا، اگر ہمارے تمام ایشوز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور ہوں، شیخ رشید ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں، ان تمام افراد کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لندن میں موجود شہزاد اکبر صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویلاگ کے اندر جناب شہزاد اکبر صاحب نے تو اسٹریٹ اوے یہ جن افراد کا میں نے آپ کے ساتھ نام لیا ہے ان کا نہ صرف انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے بلکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بھی ڈکلیئر کیا ہے، اور تو اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو عمران خان کی بجائے کور کمانڈر پشاور کا نمائندہ ڈکلیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نمائندہ ہے جو یہاں پر آ کر ہم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو جو ہے اس لیے یہ کیا ہے، عمران خان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر بنانے کا، عمران خان نے کسی اور کے کہنے کے اوپر یا اس طرح کا ماحول عمران خان صاحب کے سامنے بنایا گیا جس پر انہوں نے علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر بنایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے سینیریو کا اس نقطے کے ساتھ کیا تعلق جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی عمران خان صاحب 5 سال جیل میں رہیں گے، اور یہیں پر آ کر اس ساری سچویشن کی ریلیونس ڈیولپ ہوتی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جب تک آپ جیل میں رکھیں گے پاکستان ترقی کی شاہراہ پر دوڑتا رہے گا، اور یہ انکشاف انفیکٹ حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس کمزوری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اپنے بیانیے کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہے۔ اب مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو اقتدار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اگر سرمایہ کاری پاکستان میں آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کچھ آسانی لا سکتے ہیں، اور اسی آسانی کی بنیاد پر وہ اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کر پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں۔ عمران خان صاحب موجودہ حالات میں جیل میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے صرف ایک مقدمہ موجود ہے، اور وہ ہے عدت کیس،
जिसके लिए इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन का वक्त मुकर्रर किया है कि जनाब इस 30 दिन के अंदर इस केस का फैसला करना है और 10 दिन के अंदर इस बात का फैसला होगा कि क्या इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है तो फिर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब के किसी भी मुकदमे में सज़ा याफ्ता नहीं रहेंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब को जेल में रखना है तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात का इंदराज होगा, नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाएगी और फिर वो गिरफ्तारी अदालतों के अंदर चैलेंज होगी, जहां पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि अदालतों ने तो सिर्फ इमरान खान का नाम देखना है, उन्होंने फाइल में मौजूद तो एविडेंस को तो देखना ही नहीं है। चूँकि एविडेंस को देखना नहीं है, लिहाजा इमरान खान को देखते हुए अगर फैसले करने हैं तो फिर इमरान खान साहब का जेल में रहना मुमकिन नहीं रहता। लिहाजा ये जो सिनेरियो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब के इंटरव्यूज़ और जनाब एहसन इकबाल साहब के जो बयानात हैं उनके मुताबिक ये जो एंड रिज़ल्ट है ये हमें 30 अगस्त तक ही बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 30 अगस्त तक बजट के पास होने के बाद अगर किसी तरह की कोई मूवमेंट डेवलप होती है तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मूवमेंट का किसी न किसी तरीके से जवाब देगी, और अगर मजबूरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो इस्टेब्लिशमेंट अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हम वतनों के ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकती है। और इस हवाले से एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक PCO जारी करते हुए मौजूदा नापसंदीदा जज साहिबान को अदालत से बाहर निकालना होगा, और उनका अदालत से बाहर निकालना मौजूदा हालात के अंदर खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन सकती है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मुख्तलिफ FIR जिस तरीके से अभी 190 मिलियन पाउंड्स का केस चल रहा है तो इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं कि इद्दत केस का फैसला होने से पहले 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाए ताकि इमरान खान साहब अंदर रहें, और इसी दौरान दीगर मुकदमात में इमरान खान साहब को जो है वो उनका ट्रायल करते हुए उनको सज़ा दी जाए। और ख़ास तौर पर वो तमाम अहम इशूज़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुके हैं, जिसमें साइफर केस है, जिसमें टेरियन केस है, उसमें भी इमरान खान साहब की जो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने दी थी वो बहाल रखी जाए, तभी इमरान खान साहब अगले 5 साल तक जेल में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी हो जाएगा और वो किसी और जगह पर चैलेंज नहीं होगा। सिर्फ यही एक कानूनी रास्ता है इमरान खान साहब को अंदर करने का। लेकिन मुझे मौजूदा हालात में इस बात का अंदाज़ा है कि वाक़अतन इस्टेब्लिशमेंट की जो ग्रिप है वो ना सिर्फ कमज़ोर हो गई है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से चीज़ों को एड्रेस करने में भी मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आ रही है, जिस तरीके से वो माजी में मामलात को एड्रेस करती थी और अपने लिए कुछ पोजीशंस को एक्वायर करती थी। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये एक जानिब तो गंभीर भी है और ये इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ नए सियासी खेल शुरू हो सकते हैं, और जिन सियासी खेल का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका अंजाम अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हम वतनों के ऊपर जाकर ही ख़त्म हो सकता है। उसके अलावा सियासी स्टेबिलिटी या इमरान खान साहब को बाहर निकालना, क्योंकि अगर एक मरतबा इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर उन्होंने अंदर पाना बड़ा मुश्किल हो जाना है। फिर तो ये दैट वुड बी नियर टू इम्पॉसिबल कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि फिर इमरान खान एक फातेह के तौर पर सामने आएंगे और फातेह को दोबारा आप जो है ना उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेता है। लिहाजा ये जो दो इशारे हैं ये इसी बात की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त शायद इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट टेबल को टर्न कैसे करेगी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कैसे कर पाएगी। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।